गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर की आज हमारी क्लास में पेपर फर्स्ट में हम अध्ययन करेंगे सार्वजनिक ऋण के बारे में। इस पेपर को पढ़ने से पहले या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों के बीए थर्ड ईयर के वीडियो हैं काफ़ी। उन वीडियो में आपको CCE राज GC देवली का जो यूट्यूब चैनल है उसमें बीए तृतीय वर्ष के लगभग 54 वीडियो हैं। तो आप उन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। और उन वीडियो के अलावा जो टॉपिक हमारे रह गए हैं जो कि उन वीडियो में कवर नहीं हुए हैं उनके मैं अब वीडियो बना के आपको प्रस्तुत ये यहाँ पर मैं इसको शेयर करूँगी आपको। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें अपने यूट्यूब चैनल जो हैं कॉलेज के उसके थ्रू। और आज जो हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में सार्वजनिक ऋण के बारे में। इसके चूँकि वीडियो की लेंथ के आधार पे ये जो टॉपिक है आपका 3 या 4 वीडियो में कवर होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कोशिश करूँगी मैं इसे छोटे वीडियो की श्रृंखला हमारी ज़्यादा ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सार्वजनिक ऋण के बारे में। हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है वो जो टॉपिक फाइनल ईयर का हमारा सार्वजनिक ऋण में है, इसमें हमें इसके स्रोत के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सार्वजनिक ऋण के स्रोत क्या हैं और सार्वजनिक ऋण के क्या प्रभाव पड़ते हैं और ऋण शोधन के तरीके, ये हमारे सिलेबस में कवर करता हुआ भाग है। तो मेनली हमारा फोकस इस पे रहेगा। लेकिन इन सबको पढ़ने से भी पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर में सार्वजनिक ऋण होते क्या हैं। तो इसीलिए ये हमारा पहला जो प्रारंभिक वीडियो है इसमें हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि आज के समय में जो सरकारें हैं वह लोक कल्याणकारी होती जा रही है। लोक कल्याण यानी जनता के कल्याण, और प्रजातांत्रिक हो रही हैं और आर्थिक विकास के ऊपर उनका ध्यान रहता है। लोक कल्याणकारी भी हैं, साथ में उनको विकास भी करना है। इसलिए राज्यों के द्वारा सार्वजनिक व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब चूँकि आपको पता है कि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जो कि एक्सपेंडिचर बढ़ भी रहा है, इसका कारण है कि अब लोक कल्याण के इतने सारे काम करने पड़ते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा विकास डेवलपमेंट भी एक मेन रीज़न है। चूँकि हर राज्य हर सरकार ये चाहती है कि उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तो इसलिए कुछ खर्चा करना होता है। और इन खर्चों के कारण चूँकि जब व्यय बढ़ता जाता है और चूँकि सरकार की जो आय है यानी जो इनकम है, इनकम के सोर्स जो कि हम जानते हैं कर और गैर कर आय होती हैं इनकम के सोर्स, और इसके अलावा शुल्क दंड वगैरह होते हैं। और ये तो हैं इनकम के सोर्स। और चूँकि सरकार के जो एक्सपेंडिचर के सोर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लोक कल्याण के लिए भी कार्य किए जा सकते हैं, सामाजिक सहायता कार्यक्रम किए जा सकते हैं, एक पक्षीय हस्तांतरण होता है और विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर वहाँ होता है और इनकम के सोर्स हैं कर और गैर कर आय, शुल्क वगैरह। लेकिन देखा गया है कि चूँकि इनकम तो हमारी बढ़ नहीं रहती है, हमारे से मतलब है सरकार की इनकम, उसमें वृद्धि की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी एक्सपेंडिचर की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम के अपेक्षाकृत, और इस एक्सपेंडिचर के इनकम से ज़्यादा होने की वजह से सरकार को ऋण लेना होता है। ठीक है, सरकार को डेप्ट या कर्ज लेना होता है, ऋण लेना होता है या कर्ज लेना होता है, या हम कहें उधार लेना होता है सरकार को, ताकि वह अपने एक्सपेंडिचर के बराबर एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग खर्च कर सके। अगर देखिए सरकार खर्च कम करेगी तो होगा क्या, लोगों के पास में इनकम नहीं पहुंचेगी, इनकम नहीं पहुंचेगी तो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय आपकी कम हो जाएगी। और राष्ट्रीय आय किसी देश के विकास के मापने में मुख्य तत्व होती है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, चूँकि इनकम उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं और इसके अवज में उन्हें अपने एक्सपेंडिचर के बराबर खर्च करने के लिए पैसा चाहिए,
और उस पैसे की व्यवस्था वो किससे करती हैं? कर्ज लेके करती हैं। पुराने समय में कर्ज को खराब माना जाता था, डेब्ट को खराब माना जाता था और कोशिश ये की जाती थी कि कर्ज लेना ही ना पड़े। लेकिन जैसे जैसे सरकार के लोक कल्याण के कार्यों में वृद्धि होती जा रही है, सरकार के जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में ऋणों का सहारा लिया जाता है और इस कारण आज आप देखेंगे तो बहुत सी सरकारों के जो ऋण हैं उसमें अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या होता है। सार्वजनिक ऋण का अभिप्राय सरकारों और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा निरंतर बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय की पूर्ति हेतु राजस्व आय के अतिरिक्त देश विदेश में ऋण उधार लेकर आय का स्रोत जुटाने से है। देखिए, चूँकि ये सरकार के द्वारा लिया जाता है इसलिए ये सार्वजनिक कहलाता है। अगर किसी निजी व्यक्ति के द्वारा ऋण लिया जाता है तो वह निजी ऋण कहलाता है। जब सरकार के द्वारा ऋण होता है तो उसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। अब चूँकि राजस्व आय यानी जो आपको रेवेन्यू इनकम मिलती है, रेवेन्यू इनकम किससे मिलती है? राजस्व आय, कर और गैर कर आय। तो कर और गैर कर आय के अलावा आपको आपके व्यय की पूर्ति के लिए भी ऋण चाहिए होता है। इस हेतु सरकार क्या करती है? देश और विदेश में ऋण उधार लेकर आय का स्रोत जुटाने में लगी रहती है। डॉल्टन के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों का आय जुटाने का एक तरीका उधार भी है। ये आय जुटाने का एक तरीका क्यों है? चूँकि एक तरीका तो हो गया, आप क्या करते हैं, करों के माध्यम से, गैर करों के माध्यम से आप ऋण लेते हैं, इसमें भी आपको इनकम मिल रही है, ठीक है, और सार्वजनिक ऋण में भी आपको इनकम मिल रही है। तो ये क्या है? आप कह सकते हैं आय जुटाने का एक तरीका है ऋण, और इसी को डॉल्टन ने अपनी परिभाषा में भी बताया है कि सार्वजनिक ऋण क्या है? अधिकारियों की आय जुटाने का एक तरीका है, ठीक है। जब सरकार अपने देश और विदेशों से उधार लेकर आय जुटाती है तो उसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। इन सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज और मूलधन का भुगतान सार्वजनिक व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार ऋण ले लेगी और सरकार को कोई फ्री में ही ऋण दे देगा, सरकार को उसका मूलधन और ब्याज भी चुकाना होगा। तो जब वो मूलधन और ब्याज चुकाती है तो ये मूलधन और ब्याज किसका हिस्सा कहलाते हैं? सार्वजनिक व्यय का, यानी एक्सपेंडिचर का। तो अगर मैं बात करती हूँ कि एक्सपेंडिचर में क्या क्या जुड़ता है, तो एक्सपेंडिचर में लोक कल्याणकारी कार्य आ ही गए आपके, कि लोक कल्याणकारी कार्य आ गए। इसके अलावा इसमें लोक कल्याणकारी कार्यों के अलावा इसमें आपके लोक कल्याणकारी कार्यों के अलावा इसमें आपके जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसका मूलधन और ब्याज भी सम्मिलित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक व्यय के हिस्से में मूलधन, ऋणों का मूलधन यानी ऋण चुकाना और उसका ब्याज, ये दोनों सम्मिलित होता है। आधुनिक लोक कल्याणकारी सरकारें आर्थिक विकास, देश की सुरक्षा, युद्ध तथा संकटकालीन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जो ऋण उधार लेती है उसे कभी कभी असाधारण वित्त भी कहा जाता है। असाधारण वित्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि युद्ध बहुत नॉर्मल स्थिति है, युद्ध बहुत कभी कभी होते हैं और आप कह सकते हैं कि अप्रत्याशित भी हैं और असाधारण होते हैं। और संकटकालीन परिस्थितियां जैसे वर्तमान में हम कोरोना वायरस के पेंडेमिक के इस दौर में रह रहे हैं, तो ये भी ऐसी परिस्थितियाँ है जिसके लिए किसी ने सोचा नहीं था। तो ये चूँकि असाधारण परिस्थितियाँ हैं और इन असाधारण परिस्थितियों के लिए जो असाधारण वित्त लिया जाता है वह सार्वजनिक ऋण को हम असाधारण वित्त भी इसलिए कहते हैं। सरकार की आय का स्रोत टैक्स होता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है और उस सीमा में भी कर चोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपने कार्यों के संपादन के लिए ऋण लेना जरूरी हो जाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार सार्वजनिक ऋण अपेक्षाकृत आधुनिक घटना है तथा विश्व में जनतांत्रिक सरकारों के विकास के साथ व्यवहार में आया है। इसी तरीके से एडम स्मिथ, जो कि सार्वजनिक ऋण को बुरा मानते थे, ये कहते हैं कि सार्वजनिक ऋण से युद्ध, फिजूल खर्ची जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
प्रोफेसर बेस्टेबल का मत है, जिस प्रकार एक व्यक्ति सदैव ऋण की सहायता से कार्य नहीं चला सकता, उसी प्रकार सरकार भी हमेशा ऋणों पर निर्भर नहीं रह सकती। आप ये देखिए कि अगर किसी देश की इकोनॉमी में वहाँ की गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू का मुख्य सोर्स ही वहाँ का डेब्ट हो, या आप कह सकते हैं ऋण हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह देश क्या है, एक तरीके से गिरवी हो जाएगा, और उस देश के नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से उस देश के नागरिक के ऊपर कर्ज का बोझ रहता है, क्योंकि यह कर्ज तो देश के नागरिकों के द्वारा ही नागरिकों के से ही लिया जाता है, इसकी भरपाई उन्हीं से की जाती है, उनसे लेके ही तो आप सार्वजनिक ऋण की पूर्ति कर पाएंगे कोई सरकार। तो इसलिए उस देश का नागरिक भी कर्ज के बोझ में दबे तले हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा के लिए हम ऋणों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें यानी कि सरकारों को आय का स्रोत जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, या सोर्स उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे विकल्पों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आधुनिक अर्थशास्त्री लेकिन ये मानते हैं कि देश के विकास, सुरक्षा, युद्ध तथा लोक कल्याणकारी उत्पादक कार्यों के लिए सार्वजनिक ऋण को सार्वजनिक आय का एक अच्छा व महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ये सार्वजनिक ऋण देश के आर्थिक विकास में वृद्धि कर समाज में आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अल्पविकसित देशों के विकास में भी सार्वजनिक ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक ऋण और निजी ऋण में अंतर क्या है। पहला अंतर, लाभ का अंतर। देखिए, सार्वजनिक ऋण से पूरे देशवासियों को लाभ मिलता है, लेकिन जिसमें पूरे देशवासियों में वह लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने गवर्नमेंट को ऋण दिया है, जबकि निजी व्यक्तिगत ऋण का लाभ केवल ऋणी और उसके परिवार के सदस्यों को मिल पाता है। दूसरा है ऋण भार में अंतर। सार्वजनिक ऋणों के ब्याज चुकाने तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सरकार कर लगाती है, जिसे करारोपण का भार देश के लगभग सभी नागरिकों को उठाना पड़ता है, जबकि निजी ऋणों का संपूर्ण भार मुख्यतः ऋणी तथा उसके परिवार के सदस्यों को उठाना पड़ता है। साख में अंतर। सार्वजनिक ऋण सरकार तथा सरकारी संस्थाओं के द्वारा लिए जाते हैं और सरकार की साख अच्छी होती है, इसलिए क्या होता है, उनको सस्ते और दीर्घ अवधि के लिए ऋण मिल जाता है, जबकि निजी व्यक्ति की साख सीमित होने के कारण उन्हें जो ऋण मिलते हैं वे अल्प मात्रा में मिलते हैं, महंगे मिलते हैं और अल्प अवधि के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है स्रोतों में अंतर। सार्वजनिक ऋण प्राप्ति के स्रोत बहुत सारे हैं। सरकार की साख अधिक होने के कारण सरकार क्या कर सकती है, देश और विदेशों से भी ऋण ले सकती है, जबकि निजी व्यक्ति की साख सीमित है और इस कारण विदेश की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही ऋण प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है स्वेच्छा तथा अनिवार्यता का अंतर। सरकार की देश में सार्वभौमिक सत्ता होती है, अतः सरकार क्या कर सकती है, ऐच्छिक और अनिवार्य रूप से ऋण ले सकती है। सरकार जनता को ऋण देने के लिए बाध्य भी कर सकती है, जबकि निजी ऋण क्या होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, यानी आप देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी ऋण को बाउंड कर दे कि आपको ये किसान जैसे ये बॉन्ड के कागज़ आपको है ना खरीदने हैं, अनिवार्य हैं, तो कोई मना नहीं कर सकता है, ये कंपलसरी हो जाते हैं कई मामलों में। नेक्स्ट है क्षेत्र का अंतर। सार्वजनिक ऋण का क्षेत्र व्यापक होता है, देश विदेशों से लिए जा सकते हैं, इवन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक से भी आप क्या है ऋण ले सकते हो, सरकारें ले सकती हैं और लेती भी हैं। अगर राजस्थान के अंदर कहीं प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आप ये देखिए कि वर्ल्ड बैंक उनको सपोर्ट कर रहा है। इसी प्रकार से इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें कईयों में IMF का पैसा लगा हुआ है, कईयों में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऋण की पूर्ति की गई है, जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है उत्पादकता का अंतर। सार्वजनिक ऋण प्राय उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्यों? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई बांध निर्माण का कार्य करना है या सड़क निर्माण का कार्य करना है, तो गवर्नमेंट जो ऋण लेती है और उससे जो सड़क का निर्माण होता है तो वह कहीं ना कहीं विकास के लिए सहायक होता है। जबकि निजी ऋण क्या है कि उत्पादक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नॉर्मली शादी ब्याह के लिए परिवार ऋण लेता है, इसके अलावा सामाजिक समारोह के लिए ऋण ले लिया जाता है, तो अनुत्पादक हो सकते हैं और जो गवर्नमेंट के जो ऋण होते हैं वह उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है गोपनीयता में अंतर। सार्वजनिक ऋणों की प्राप्ति प्रचार के माध्यम से होती है। गवर्नमेंट प्रचार करती है ऋण लेने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की चूंकि साख रहती है तो ऐसे में वो प्रचार उनके लिए सहायक होता है। लेकिन जहाँ तक निजी ऋणों की बात है वह गोपनीय होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि दूसरे व्यक्ति ने ऋण लिया है तो उसे ये डर रहता है कि मेरी साख ना गिर जाए, तो साख ना गिराने के लिए गोपनीयता रखी जाती है निजी ऋणों को लेने के समय में। नेक्स्ट है आवश्यकता में अंतर।
सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता केवल आय प्राप्ति के लिए करने हेतु ही नहीं होती, वरन कई बार साधनों के हस्तांतरण, साख का नियंत्रण और उपभोग तथा वितरण व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए भी होती है। जबकि निजी व्यक्ति बहुत ही आवश्यकता होने पर ऋण लेता है। देखिए नॉर्मली ये देखिए कि गवर्नमेंट का हर समय ऋण लेने का एक ही पर्पज़ नहीं होता है कि विकास करना है, ये है पर्पज़। लेकिन कई दफ़े क्या होता है कि जैसे मुद्रास्फीति की स्थिति है, देश में बहुत पैसा है, ऐसी स्थिति में अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुद्रास्फीति को रोका जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऋण लेती है जनता से, जनता के पास से वो एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए जो कि वह हैं उन्हें खर्च कर रहे हैं, तो उनसे वो एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए ताकि मांग में थोड़ी सी कमी आ जाए और इस वजह से मुद्रास्फीति में कमी है। तो कई दफ़े क्या है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं होता है या आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्ति नहीं होती है। कई दफ़े सरकार भी जानबूझ के ऋण लेती है ताकि देश की उस समय की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ऋण ले सकती है ताकि लोगों के पास में जो अतिरिक्त आय हैं वो उनको ले सके। नेक्स्ट है प्रतिभूति का अंतर। सरकार की साख अधिक होने के कारण सार्वजनिक ऋण देश विदेश में प्राय अपर्याप्त प्रतिभूति पर ही लंबे समय तक मिल जाते हैं, जबकि निजी ऋण पर्याप्त प्रतिभूति देने पर ही मिलते हैं। आप ये देखिए कि सार्वजनिक ऋण लेने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा प्रतिभूतियों को सौंपना नहीं होता है, लेकिन जब निजी ऋणों की बात आती है तो परिवारों को, व्यक्तियों को, इंडिविजुअल पर्सन को क्या करना होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में कुछ ना कुछ सामान उनके पास में गिरवी रखना होता है, उसके बराबर ही। ठीक है। नेक्स्ट है अवधि का अंतर। सरकार तथा शासन व्यवस्था चूँकि स्थायी और शाश्वत होती है, इसलिए सार्वजनिक ऋण दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, जबकि निजी ऋण अल्प अवधि के लिए होते हैं। नेक्स्ट है पुनर्भुगतान में अंतर। सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार यदि जरूरी हो तो ऋण का पुनर्भुगतान करने से मना भी कर सकती है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जबकि निजी ऋण में आपको पुनर्भुगतान करना ही होता है। अब आगे हम देखते हैं सार्वजनिक ऋण और करों में क्या अंतर है। सार्वजनिक ऋण के अलावा भी कर की भांति ही क्या है, उनके गवर्नमेंट की आय का सोर्स ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। पहला है प्रकृति में अंतर। सार्वजनिक ऋण की प्रकृति ऐच्छिक होती है, जबकि कर अनिवार्य वसूली होते हैं। दूसरा सार्वजनिक दायित्व में अंतर। सार्वजनिक ऋण में सरकार पर ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान का दायित्व होता है, जबकि करों के संबंध में सरकार का कोई दायित्व नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार कर ले रही है तो उसके बदले में आपको कुछ देगी, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है नियमितता में अंतर। सार्वजनिक ऋण को सरकार के लिए असाधारण वित्त कहा जाता है, क्योंकि सार्वजनिक ऋण तो प्राय असाधारण अर्थ प्रबंध की व्यवस्था है, जबकि कर सरकार के दिन प्रतिदिन के व्यय के अर्थ प्रबंध की नियमित व्यवस्था है। अब सार्वजनिक ऋण भी आर्थिक विकास हेतु सरकारी आय का नियमित स्रोत बनता जा रहा है। नेक्स्ट है क्षेत्र संबंधी अंतर। सार्वजनिक ऋण का क्षेत्र व्यापक होता है, सरकार देश विदेश से ले सकती है, लेकिन कर तो क्या है, एक राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ही देशवासियों से लिया जाता है। नेक्स्ट है लाभ और भार में अंतर। सार्वजनिक ऋण का लाभ वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों को मिलता है, और सार्वजनिक ऋण का भार वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों में पड़ता है। ये आप समझिए इस बात को कि सार्वजनिक ऋण का लाभ वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों को मिलता है। कैसे? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है पुल निर्माण का, तो जो वो पुल का निर्माण किया जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो 1-2 साल के लिए चलेगा, काफ़ी लंबे टाइम चलेगा। तो सार्वजनिक ऋण का जो ये लाभ है, गवर्नमेंट ने जो पुल बनाने के लिए ऋण लिया है, इसका लाभ क्या है, फ्यूचर जनरेशन को भी मिलेगा। इसी प्रकार से गवर्नमेंट अगर मान लीजिए ऋण ले रही है तो इसका जो भार है गवर्नमेंट के, जो मान लीजिए किसी विदेशी सरकार से ऋण लिया है गवर्नमेंट ने लंबे टाइम के लिए, तो जब इसका जो भार है ऐसा तो नहीं है कि आज के समय में जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही पड़ेगा, चूँकि ये लंबे टाइम तक का लिया हुआ ऋण है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इसका भुगतान किया जाएगा, पुनर्भुगतान भी लंबे समय तक के लिए होगा, तो भावी पीढ़ियों को भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। जबकि करों के संबंध में क्या होता है, कर सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को ही मिलता है, कर का लाभ, और कर का भार भी वर्तमान पीढ़ी को ही झेलना पड़ता है। नेक्स्ट है भुगतान में अंतर। सार्वजनिक ऋणों का भुगतान प्राय पूंजीगत बचतों से किया जाता है, जबकि करों का भुगतान प्राय वर्तमान आय से किया जाता है। जहाँ सार्वजनिक ऋण जनता द्वारा इच्छित भुगतान है, वहाँ सरकारी कर जनता से एक अनिवार्य वसूली है। नेक्स्ट है मितव्ययता में अंतर। सार्वजनिक ऋणों के व्यय में प्राय मितव्ययता का अभाव होता है।
क्योंकि सरकारें ऋण लेकर खर्च करने की जब अभ्यस्त हो जाती है तो खर्च में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती है। जबकि करों से प्राप्त आय को अगर सरकार सावधानीपूर्वक खर्च नहीं करेगी तो आपको पता ही है कि ऐसे में जनता का आक्रोश बढ़ जाएगा। जनता को लगेगा कि हमारे पैसे को सरकार फिजूल खर्च कर रही है। तो इसलिए मितव्ययता में, सार्वजनिक ऋणों में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन करों में होता है। करों में आप देखिए कि गवर्नमेंट के हर एक कर से जो भी उन्होंने व्यय किया है उसका एस्टिमेशन किया जाता है। हमारे जो संसद में समिति होती है, जो भी कैग की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये देखा जाता है कि सरकार ने कहाँ कितना खर्च किया, अपनी जो भी टैक्स से उनको इनकम मिली है। तो संसदीय समितियाँ होती हैं और संसद भी इसके माध्यम से सरकार के ऊपर नियंत्रण करती है कि कहीं सरकार फिजूल खर्ची तो नहीं कर रही है। नेक्स्ट है भावी भुगतान का दायित्व। सार्वजनिक ऋण में सरकार पर ऋणों पर ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान का भावी दायित्व रहता है, जबकि कर एक अनिवार्य वसूली है जिसके पुनर्भुगतान का कोई दायित्व नहीं रहता। ये तो है कि करों के लिए गवर्नमेंट को कहीं कुछ इसका रिपेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन जो ऋण लिया है उस ऋण का गवर्नमेंट को मूलधन के साथ ब्याज सहित मूलधन आपको चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ये वर्तमान पीढ़ी से लेकर हो सकता है भावी पीढ़ी तक चुकाना पड़ सकता है। तो आज हमने देखा सार्वजनिक ऋण के अर्थ के बारे को समझा, सार्वजनिक ऋण और निजी ऋण में अंतर क्या होता है, और इसके अलावा सार्वजनिक ऋण और कर में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों आय के भाग है एक तरीके से, लेकिन कर में और ऋण में क्या अंतर है, ये बेसिक चीज़ें आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का भाग लेंगे, सार्वजनिक ऋण से संबंधित है। आज का वीडियो इतना ही है। धन्यवाद।